नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 और वीडियो नंबर 8 में हम लोग देखेंगे कॉपर का निष्कर्षण। देखिए, हम लोग आज देखेंगे कॉपर का निष्कर्षण, यानी कि लिख रहे हैं हम यहाँ पर कॉपर का निष्कर्षण। इसे देखिए हम लोग कहते हैं एक्सट्रेशन ऑफ Cu यानी कॉपर। देखिए, हम इसके पहले वाले जो वीडियो था मेरा वह जिंक का निष्कर्षण था, और उसके पहले वाला जो वीडियो था वो आपका लोहा का निष्कर्षण था, और ठीक इसके पहले वाला उसके पहले वाला अगर आप वीडियो देखेंगे तो हमारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण था। इन तीनों वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर किसी भी धातु का अगर आप लोग निष्कर्षण करते हैं तो हमको देखिए धातु के निष्कर्षण करना है तो किस बात को हम लिखेंगे तो हमको अधिक से अधिक नंबर है, हम लोग पहले उस पर बात करेंगे। तो हम आप लोगों को देखिए बता चुके हैं कि अगर किसी भी आप अगर धातु का निष्कर्षण कर रहे हैं तो सबसे पहले मुख्य रूप से उस धातु का हम परमाणु संख्या लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं, उसके बाद हम लोग उसका संकेत लिखते हैं, उसके बाद हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, और उसके बाद उसका हम लोग संयोजकता को लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो मुख्य अयस्क होता है, यानी मुख्य अयस्क का मतलब हुआ कि जिससे इस कॉपर का मान लीजिए मुख्य अयस्क हमारा कॉपर पाइराइट है, तो हम लोग इसका कॉपर का निष्कर्षण यानी कॉपर जो हमारा अशुद्धि के रूप में होता है कॉपर के साथ, तो शुद्ध कॉपर प्राप्त करने के लिए उसको हम निष्कर्षण करते हैं। तो किससे हम लोग कॉपर को प्राप्त करते हैं? तो इसके मुख्य अयस्क से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो वह मुख्य अयस्क कॉपर का हमारा होता है कॉपर पैराइट। तो अब उसके बाद हम लोग कॉपर पैराइट को लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास थोड़ा स्थान कम है, जिसके कारण हम लोग इस सीधा लाइन में लिखेंगे। और आप लोग क्या करेंगे, ये आप कॉपी के क्या करिएगा, कुछ भाग इधर छोड़ दीजिएगा और कॉपी का कुछ भाग उधर छोड़ देंगे, और बीच से आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। इसलिए देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कॉपर का जो परमाणु संख्या होता है, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे परमाणु संख्या। देखिए कॉपर का परमाणु संख्या आपका होता है 29, तो लिख लीजिएगा 29। दूसरा देखिए आपका होता है कॉपर का परमाणु द्रव्यमान, यानी कॉपर का आपका परमाणु द्रव्यमान जो होता है परमाणु द्रव्यमान जो आपका होता है वह आपका 63 होता है, तो लिख लेंगे बराबर करके 63। उसके बाद देखिए इसका संकेत जो होता है, संकेत को हम लोग लिखेंगे, संकेत जो इसका होता है वह आपका Cu होता है। उसके बाद देखिए इसका हम लोग लिखेंगे संयोजकता, यानी संयोजकता इसका आपका लिखिएगा आप लोग, संयोजकता लिखेंगे, संयोजकता इसका 2 होता है तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास को हम लोग लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 या फिर 4s1 करेंगे, और 3d10 होता है। यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके मुख्य अयस्क को लिखेंगे कि इसका मुख्य अयस्क आपका क्या होता है। तो देखिए इसका जो आपका मुख्य अयस्क जो होता है, लिखेंगे यहाँ पर कि मुख्य अयस्क जो आपका मुख्य अयस्क इसका होता है वह आपका होता है कॉपर पैराइड। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉपर
पैराइट, इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2, तो लिख लेंगे CuFeS2। देखिए मैं एक बार आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूं कि आप लोग इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। आप लोग कॉपी का कुछ भाग इधर छोड़ दीजिएगा और कुछ भाग आप लोग इधर छोड़ दीजिएगा और बीच से आप लोग लिखना स्टार्ट करिएगा। देखिए हमारे लिखने का यह कारण है क्योंकि हमारे पास थोड़ा जगह कम है, जिसके कारण हम लोग क्या कहेंगे इस प्रकार से लिखे हैं। तो आप लोगों के पास तो ऐसा नहीं कि जगह कम है, तो आप लोग इस प्रकार से कुछ भाग इधर छोड़ देंगे और कुछ भाग उधर छोड़ दिया, बीच से लिखे, काफी आपका सुंदर लगेगा देखने में कॉपी। अब यहाँ पे देखेंगे इसका कॉपर पैराइट होगा हमारा, लिख लेंगे CuFeS2, यानी इसका कॉपर का मुख्य अयस्क आपका होता है कॉपर पैराइट। तो यहाँ पे कॉपर पैराइट को लिख लिए। देखिए मैं बता चुका हूं आप लोगों की सबसे पहले अगर धातु हमको प्राप्त करना होता है तो सबसे पहले हम लोग अयस्कों का सांद्रण करते हैं, और उससे पहले भी देखें तो हम लोग एक लाइन को लिखते हैं कि जिस अयस्क से उसका हम लोग निष्कर्षण करते हैं उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो देखिए हम उस लाइन को पहले लिखेंगे यहाँ पर कि कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पैराइट से किया जाता है। तो देखिए यहां से हम लिख रहे हैं कि कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पैराइट से किया जाता है। देखिए कॉपर का निष्कर्षण जो आपका है वो हम लोग कॉपर पैराइट से करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि कॉपर का निष्कर्षण हम लोग कॉपर पैराइट से करते हैं, तो लिख लिए कॉपर पैराइट से करते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग कॉपर पैराइट को सबसे पहले करेंगे क्या, यानी हमारा वो कॉपर का निष्कर्षण है तो सबसे पहले हम इस कॉपर को करेंगे क्या, यानी सबसे पहले हम देखें कि कॉपर का हम लोग क्या करते हैं कि सांद्रण करते हैं, यानी कॉपर पैराइट का हम लोग सांद्रण करेंगे। कॉपर का जो अयस्क है उसका हम लोग सांद्रण करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम अयस्क का सांद्रण करते हैं तो सांद्रण करने से हमें प्राप्त होता है सांद्रित अयस्क। तो एक नंबर में देखिए हम पहले लिखेंगे कि एक नंबर में पहले हम लोग करते हैं यहाँ पर अयस्कों का सांद्रण। तो लिख लेंगे कि अयस्कों का सांद्रण, तो लिखेंगे अयस्कों का सांद्रण। देखिए अयस्कों का जो आपका सांद्रण होता है वो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि 5 तरीका से हम लोग करते हैं। तो उन 5 तरीका में से हम लोग इसमें उस तरीका को अपनाते हैं जो हमारा फेन पलावन विधि होता है, हम लोग उस तरीका को अपनाते हैं। और आप लोगों को पता है कि देखिए यहाँ पे फेन पलावन विधि में हम लोग मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। और देखिए यहाँ पे कॉपर पैराइट में आपका यहाँ पे सल्फाइड है, इसलिए हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे फेन पलावन विधि का, यानी कि अयस्कों का सांद्रण हम लोग करेंगे फेन पलावन विधि। तो लिखेंगे यहाँ पर फेन पलावन विधि, तो लिख लेंगे यहाँ पे फेन पलावन विधि। देखिए अयस्क को जब हम लोग सांद्रण कर लेते हैं तो हमको सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है, और उस सांद्रित अयस्क को 2 नंबर में यानी हम लोग करते हैं भर्जन, यानी लिखेंगे यहाँ पे 2 नंबर में कि सांद्रित अयस्क का भर्जन। तो लिखेंगे यहाँ पे सांद्रित अयस्क, या आप लोग अयस्कों लिखेंगे सांद्रित अयस्कों का भर्जन। सांद्रित अयस्कों का हम लोग भर्जन करते हैं। जब देखिए सांद्रित अयस्क का हम लोग भर्जन कर लेते हैं तो हमको मिल जाता है भर्जित अयस्क। अब देखिए भर्जित अयस्क का हम लोग करते हैं प्रगलन। भर्जित अयस्क का हम लोग करते हैं प्रगलन। देखिए आपको प्रगलन के बारे में भी हम बता चुके हैं। आप लोग अगर हमारे वीडियो अगर आप लोग हमारा सीरीज से देखते होंगे, लाइन बाय लाइन देखते होंगे, तो आप लोगों को जरा सा भी कठिनाई नहीं होता होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो जो हमारा है वो लाइन बाय लाइन देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, कि जैसे हम लोग वीडियो डालेंगे हम आपके चैनल पर जो है नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए तीसरा नंबर जो आपका है वो तीसरा नंबर आपका होगा कि यहाँ पे भर्जित अयस्क का, यानी लिखेंगे यहाँ पर कि भर्जित अयस्क
भर्जित अयस्क या अयस्कों भर्जित अयस्कों का प्रगलन यानी प्रगलन करेंगे हम लोग। देखिए अब 4 नंबर आपका है, भर्जित अयस्कों का जैसे ही आप लोग प्रगलन कर लेंगे तो प्रगलन करने से हमारा होता क्या है कि उसमें जो अशुद्धि होता है वह आपका अशुद्धि जो होता है आपका अगलनीय कुछ अशुद्धि होता है, जिसमें हम लोग गालक को मिलाकर क्या करते हैं कि उसको अशुद्धि अगलनीय अशुद्धि को हम लोग गला लेते हैं और उसमें क्या करते हैं गलाकर उसको बाहर निकाल लिया जाता है। अब देखिए हमको चौथा नंबर जो विधि होता है वो हमारा चौथा नंबर आपका विधि होता है कि बेसेमरीकरण, लिखेंगे बेसेमरीकरण होता है, तो लिखेंगे चौथा नंबर बेसेमरीकरण। देखिए बेसेमरीकरण करने से हमको होता क्या है कि फफोलेदार कॉपर प्राप्त हो जाता है। यानी कि देखिए चौथा नंबर जैसे बेसेमरीकरण करते हैं तो हमको होता क्या है कि फफोलेदार कॉपर प्राप्त हो जाता है। उसके बाद फफोलेदार जो कॉपर हमको प्राप्त हो जाता है उसका हम लोग फिर शोधन करते हैं, उसको विद्युत अपघटनी विधि से शोधन करते हैं। यानी लिखेंगे यहाँ पे देखिए 5वां नंबर जो आपका है वो फफोलेदार कॉपर है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि फफोलेदार कॉपर का शोधन, फफोलेदार कॉपर का शोधन, तो इसको हम लोग करते हैं विद्युत अपघटनी विधि से। लिखेंगे यहाँ पर विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि देखिए किसी भी धातु को किसी भी अगर हमको मुख्य रूप से धातु प्राप्त करना है तो शोधन के लिए देखिए सबसे अच्छा जो विधि आपका होता है विद्युत अपघटनी विधि होता है। तो आप पहले इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। तो आप इतना को पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिए आप स्क्रीनशॉट, देखिएगा इस सब हम मिटाएंगे। देखिए एक नंबर जो हम लोगों का है वो है आपका अयस्कों का सांद्रण। लिखेंगे यहाँ पर एक नंबर जो है अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का जो आपका सांद्रण है वो हम लोग करते हैं फेन प्लावन विधि से। लिखेंगे यहाँ पर फेन प्लावन विधि। फेन प्लावन विधि से इसको हम करते हैं अयस्कों का सांद्रण। देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि फेन प्लावन विधि में मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। और देखिए यह सल्फाइड अयस्क में होता क्या है कि एक हम लोग क्या करते हैं इस विधि में, यानी कि फेन प्लावन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा सा टैंक या बर्तन ले लेते हैं और उस बर्तन में हम लोग क्या करते हैं कि जल को भर देते हैं। यानी कि एक बड़ा सा टैंक होगा और वह आपका जल से भरा होगा और उस जल से भरा हुआ टैंक में हम लोग क्या करते हैं कि अयस्क चूर्ण को डाल देंगे और उसमें अल्प मात्रा में, यानी थोड़ा सा लेंगे हम लोग क्या करेंगे, अल्प मात्रा का हुआ मतलब कि थोड़ा सा मात्रा में हम लोग पाइन का तेल रखेंगे और दोनों को यानी अयस्क चूर्ण और पाइन के तेल को आपस में हम लोग मिलाकर उस बर्तन में या टैंक में डाल देते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से हवा का झोंका जब प्रवाहित करते हैं तो हवा का झोंका प्रवाहित करने से होता क्या है कि जो अयस्क हमारा शुद्ध अयस्क होता है उसका घनत्व तो कम होता है, जिसके कारण वह बर्तन के ऊपरी सतह पे आ जाता है और जो हमारा अशुद्ध अयस्क होता है उसका जो घनत्व होता है अधिक होता है, जिसके कारण वह बर्तन के पेंदी में बैठ जाता है और जो हमारा शुद्ध अयस्क होता है वो बर्तन के ऊपरी सतह पे चला जाता है और ऊपरी सतह पे जाता है तो उसे हम लोग छान कर बाहर कर लेते हैं और सुखा कर रख लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सांद्रित अयस्क।
तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो मैं इसको फिर से बोर्ड पर लिखूंगा, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखेंगे, जिससे आपको होगा कि अधिक से अधिक आपको समझ में आएगा। इसलिए आप लोग भी लिखिएगा यहाँ पे, ऐसे इस प्रकार करके लिखेंगे कि इस विधि में इस विधि में एक बड़ा सा बर्तन होता है। इस विधि में एक बड़ा सा बर्तन होता है जो जल से भरा होता है। देखिए, इस विधि में एक बड़ा सा बर्तन होता है जो जल से आपका भरा होता है। लिखेंगे कि इस बर्तन में अयस्क चूर्ण और अल्प मात्रा में पाइन का तेल आपस में मिलाकर बर्तन में डाल देते हैं। और तेज हवा का झोंका प्रवाहित करने पर अशुद्ध अयस्क का घनत्व कम होने के कारण अशुद्ध अयस्क का घनत्व लिखिएगा अधिक होने के कारण बर्तन के पेंदी में बैठ जाता है और शुद्ध अयस्क का घनत्व कम होने के कारण बर्तन के ऊपरी सतह कम होने के कारण लिखेंगे बर्तन के ऊपरी सतह पर चला आता है, जिसे छानकर अलग कर लिया जाता है। देखिए, मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा दूं। यहाँ पर
करे इस विधि में देखिए यह जो आपका विधि है आपका, यह विधि जो आपका होता है, यानी यह विधि देखिए इस विधि में आपका एक 12सा बर्तन होता है। आप टैंक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो जल से आपका भरा होता है। और देखिए जल से भरा होगा और इस बर्तन में हम लोग क्या करेंगे, अयस्क चूर्ण और अल्प मात्रा में पाइन के तेल को, यहाँ पे कह रहा है कि अयस्क चूर्ण और अल्प मात्रा में पाइन के तेल को आपस में मिलाकर बर्तन में डाल दिया जाता है। और जब हम तेज हवा का झोंका प्रवाहित करते हैं उस बर्तन में, तो हमारा अशुद्ध अयस्क का घनत्व तो अधिक होने के कारण वह बर्तन के पेंदी में बैठ जाता है। और देखिए जो शुद्ध अयस्क आपका होता है, जो शुद्ध अयस्क का घनत्व होता है वह कम होता है, और शुद्ध अयस्क का जो घनत्व कम होता है जिसके कारण वो बर्तन के ऊपरी सतह पे चला आता है, और जिसे हम लोग छान कर अलग कर लेते हैं। और जो छान कर हम लोग अलग करते हैं उस अयस्क को हम लोग कहते हैं सांद्रित अयस्क। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, जिसे छान कर अलग कर लिया जाता है और उस अयस्क को हम लोग कहते हैं सांद्रित अयस्क। तो आप पहले इसको क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद जो दूसरा नंबर आपका है उसको हम लोग फिर से देखेंगे। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो इसे हम मिटा रहे हैं। देखिए दूसरा जो आपका है वह दूसरा आपका है कि भर्जित अयस्कों का, यानी कि हम लोग अयस्कों का जो सांद्रित अयस्क होता है, भर्जित सॉरी बोला गया, गलती से भर्जित बोला गया। यहाँ पे हम लोग अयस्कों का यहाँ पे हम लोग अयस्कों का सांद्रण किए हैं तो हमको सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे सांद्रित अयस्कों का भर्जन। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर जो है आपका सांद्रित अयस्कों का भर्जन है, जिसे हम लोग भर्जन भी कह सकते हैं, या आप लोग कह सकते हैं इसे कि सांद्रित अयस्कों का भर्जन, या केवल आप लोग इसे भर्जन भी कह सकते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए सांद्रित अयस्कों का भर्जन में हम आप लोगों को बताए हैं कि सांद्रित अयस्क को हम लोग वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं कि गलनांक से कम ताप पर उसे गर्म किया जाता है, जिससे हमारा जो अशुद्धि उसमें सांद्रित अयस्क में होता है, जो अशुद्धि वह ऑक्साइड में बदल जाता है। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे बोर्ड पर कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने पर जो उसमें अशुद्धि होता है वह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी बात को देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर हम कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, तो उसमें उपस्थित
तो उसमें उपस्थित अशुद्धि, तो उसमें उपस्थित जो आपका अशुद्धि होता है वह अशुद्धि आपका ऑक्साइड में, उपस्थित अशुद्धि ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे देखिए इसमें आपका अशुद्धि जो होता है सल्फर का, इसमें अशुद्धि आपका होता है, इसमें अशुद्धि आपका आर्सेनिक का अशुद्धि होता है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जैसे एस आपका यानी सल्फर का अशुद्धि है और इसे ऑक्सीजन के आप लोग क्या करेंगे उपस्थिति में अगर गर्म कर रहे हैं तो यह जो आपका होता है SO2 बनकर उड़ जाता है। दूसरा ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो आपका अशुद्धि होता है, एक नंबर लिख लीजिए। जैसे 2 नंबर में देखेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए 4 यहाँ पे AS है और यहाँ पे आपका O2 है, यानी कि यहाँ पे 3O2 करेंगे, यहाँ पे O2 है, इसको और आप लोग गर्म करेंगे तो बन जाता है आपका 2AS2O3 के रूप में, और यह क्या होता है कि आपका यह उड़ जाता है। दूसरा नंबर में यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर में कि 4 आपका अगर SB यानी एंटीमनी है, इसको 3O2 के साथ अगर गर्म करेंगे तो आपका बन जाता है 2SB2 और उसके बाद O3 के रूप में बनकर उड़ जाता है। फिर यहाँ पे देखिएगा कि कॉपर पैराइड जो हमारा अयस्क होता है, अगर उस अयस्क को हम लोग क्या करेंगे कि अगर ऑक्सीजन के ऊपर से 2CuFeS2 लिखेंगे, यह कॉपर पैराइड है, इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में अगर गर्म करेंगे हम लोग, यानी कॉपर पैराइड को हम लोग ऑक्सीजन के उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है Cu2S और उसके बाद हमें प्राप्त होता है FeS और उसके बाद प्राप्त हो जाता है SO2 यानी SO2 गैस। ये देखिए आपका उड़ जाता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो Cu यानी Cu कॉपर 2 है तो 2 आपका ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सल्फर जो है 2 दूना 4 है, यानी 1 2 3 हो रहा है, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। Fe भी आपका 2 है, Fe भी 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका ये प्राप्त होता है ये आपका होता है आपका कॉपर सल्फाइड। दूसरा जो आपका होता है वहां पर वो आपका होता है वह आपका कॉपर सल्फाइड और दूसरा आपका होता है फेरस सल्फाइड। यानी कि एक आपको प्राप्त हो गया कॉपर सल्फाइड और दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है फेरस सल्फाइड। इसे आप लोग लिख लीजिए कि ये जो आपका है वो है कॉपर सल्फाइड, यानी लिखेंगे यहाँ पे कॉपर सल्फाइड। ये जो आपका है ये आपका फेरस सल्फाइड है, लिख लेंगे यहाँ पे फेरस सल्फाइड। देखिए यहाँ पे आपका कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड प्राप्त हो गया। यहाँ से देखिए इस प्रकार से लिख के घेर दे रहे हैं। अब देखिए जो हमारा चौथा नंबर था, अगर देखिए हम लोग 5वां नंबर में देखेंगे, इसको 5वां नंबर में यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हमारा Cu2S जो प्राप्त होता है, Cu2S यानी देखिए ये आपका कॉपर सल्फाइड है। कॉपर सल्फाइड जो होता है अगर इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं गर्म करते हैं तो यहाँ से क्यूप्रस आपका ऑक्साइड बन जाता है, यानी कॉपर सल्फाइड से आपका हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड। यानी लिखेंगे यहाँ पर बन जाएगा आपका इस रूप में 2Cu2O प्लस आपका बन जाएगा SO2 जो आपका उड़ जाएगा। इससे हम लोग कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, यानी इससे हम लोग कहेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड, इसे हम लोग कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। देखिए जो छठा आपका रिएक्शन होगा यहाँ पर आपका छठा जो यहाँ पे रिएक्शन होगा, यहाँ पर 5वां था, ये वाला जो आपका छठा रिएक्शन होगा वह देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग क्यूप्रस सल्फाइड को तो हम लोग परिवर्तन कर दें क्यूप्रस ऑक्साइड में, और यहाँ पर देखिए अब बचा आपका फेरस सल्फाइड, यानी फेरस सल्फाइड जो होता है वह बन जाता है आपका फेरिक ऑक्साइड में, उसको परिवर्तन कर दिया जाता है। यानी देखिए 2FeS जो है आपका 3O2 से अभी क्रिया करेगा, यानी गर्म किया जाएगा तो वह हमारा प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि प्राप्त हो जाएगा आपका कि FeO यानी 2 लिख लीजिएगा
और उसके बाद यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा SO2। SO2 जो गैस आपका होता है वह ऊपर उड़ जाता है। SO2 जो आपका गैस होगा वो ऊपर उड़ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीजन 2 है, 2 यहाँ पे 2 लगा लीजिएगा, यहाँ पर भी, यानी 2 दूना 4 बैलेंस हो गया। तो आप देखिए पहले, सबसे पहले इसमें देखिए करते हम लोग क्या, फिर थोड़ा सा फिर से समझेंगे इसको। यहाँ वाले सांद्रित अयस्कों का कह रहा है आप लोगों से भर्जन, यानी सांद्रित देखिए अयस्क को हम लोग करते क्या है, वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर उसे गर्म किया जाता है, तो उसमें जो आपका अशुद्धि होता है वह ऑक्साइड में आपका बदल जाता है। जैसे देखिए सल्फर का अशुद्धि जो आपका ऑक्साइड, यानी यहाँ पे ऑक्साइड में सब बदल बदल के उड़ रहा है। यहाँ पर देखिए इसको भी हम लोग किए तो देखिए पहले कॉपर सल्फाइड हमको प्राप्त हुआ है, तो कॉपर सल्फाइड में सल्फर का अशुद्ध है तो इसको हम लोग ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। तो ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए हम लोग O से यानी ऑक्सीजन से भी क्रिया कराए हैं। ऑक्साइड में आपका परिवर्तन हुआ, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका उड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार देखिएगा आप लोग यहाँ पे फेरस सल्फाइड आपका है, और फेरस सल्फाइड को भी हम लोग ऑक्सीजन के उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। गर्म करने से देखिए हमको फिर ऑक्साइड प्राप्त हो गया। यहाँ पर देखिए Fe का ऑक्साइड प्राप्त हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो आपका उड़ जाता है। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद जो अगला है उसको हम लोग देखेंगे। तो आप इतना को पहले स्क्रीनशॉट ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो मिटा रहे हैं इसे। देखिए इसके बाद जो आपका है वह आपका प्रगलन है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रगलन। देखिए हम लोग प्रगलन को इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम लोग प्रगलन को बताए थे हम उसमें कि चित्र उत्तर के साथ, यानी चित्र के साथ हम इसको बता चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे चित्र को नहीं बनाऊंगा। आप लोग यहाँ भी उस चित्र को बना लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा चित्र को बनाने से। इसलिए मैं यहाँ पे चित्र को नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ इस चित्र को, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, पहले सबसे पहले अयस्कों का हम लोग सांद्रण किए। सांद्रण करने से हमको सांद्रित अयस्क प्राप्त हुआ, और सांद्रित अयस्क जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि भर्जन करते हैं, जिससे हमको भर्जित अयस्क प्राप्त होता है। अब देखिए भर्जित अयस्क को हम लोग करते क्या है कि SiO2 के साथ हम लोग क्या करते हैं, मिलाकर SiO2 के साथ भर्जित अयस्क में क्या हम लोग करेंगे कि SiO2 और कोक को आपस में मिलाकर वाटिया भट्टी में क्या करते हैं कि भर देते हैं। और उसके बाद भरने से होता क्या है हमारा, उसमें एक हमारा अशुद्धि के रूप में हमारा FeO होता है। FeO आपका अशुद्धि के रूप में होता है, और यह जो आपका अशुद्धि होता है, यह अशुद्धि आपका अगलनीय होता है। यह जो आपका अशुद्धि होता है, यह आपका अशुद्धि अगलनीय होता है। तो इसे गलाने के लिए हम लोग एक गालक का प्रयोग करते हैं। इसे गलाने के लिए हम लोग गालक का प्रयोग करते हैं, वह गालक आपका SiO2 होता है। और इस गालक के साथ हम लोग क्या करते हैं कि गर्म करते हैं जब इस अशुद्धि को, तो धातु मल आपका प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर धातु मल आपका प्राप्त हो जाता है, और धातु मल जो प्राप्त आपका होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। यानी कह सकते हैं यहाँ पे धातु मल जो आपका होता है यह काफी हल्का होता है, जिसके कारण जो वाटिया भट्टी के ऊपरी सतह पे आ जाता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं कि अलग कर लेते हैं। और जो शुद्ध धातु होता है वो बर्तन के पेंदी में आपका बैठ जाता है, और बर्तन के पेंदी में बैठ जाता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं कि उस बर्तन के जो पेंदी में हमारा अयस्क बैठ जाता है, यानी कि जो बैठ जाता है धातु, वह हमारा 50% जो धातु होता है कॉपर शुद्ध मात्रा में होता है।
तो देखिएगा इसे हम लिखेंगे कैसे, आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इस विधि में, लिखेंगे इस विधि में इस विधि में भर्जित अयस्क, इस विधि में भर्जित अयस्क को सिल्का और कोक को आपस में मिलाकर वाटिया भट्टी में भर दिया जाता है। वाटिया भट्टी में भर दिया जाता है। लिखेंगे उसे गर्म करने पर अगलनीय अशुद्धि FeO प्राप्त होता है। लिखेंगे यहाँ पर कि FeO प्राप्त होता है जिसे गालक SiO2 से अभिक्रिया कराने पर धातु मल में बदल जाता है। अभिक्रिया कराने पर धातु मल में बदल जाता है। लिखेंगे यहाँ पर कि धातु मल हल्का होने के कारण वाटिया भट्टी की ऊपरी सतह पर चला जाता है और शुद्ध धातु वाटिया भट्टी के पेंदी में बैठ जाता है। और जो हमारा शुद्ध धातु होता है वह आपका वाटिया भट्टी के जो पेंदी में आपका बैठ जाता है। और इसमें हमारा जो होता है Cu, इसमें लिख लेंगे कि यहाँ पर कि इसमें Cu2S और FeS का मिश्रण
मिश्रण होता है जिसे मैट कहते हैं, जिसे मैट। देखिए इसके अंदर Cu2S और FeS का मिश्रण होता है जिसे हम लोग मैट कहते हैं। देखिए होता क्या है आपका यहाँ पर कि Cu2S और FeS का आपका मिश्रण होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि यह हमारा जो है यह आपका मैट है। तो इस मैट को हम लोग करते क्या, देखिए जो मैट होता है आपका उसका प्रयोग हम लोग बेशुमारीकरण में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ रिएक्शन है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग कि Cu2O जो आपका होता है वह FeS से देखिए क्या करेगा कि रिएक्शन करता है और वो बना लेता है आपका Cu2S प्लस FeO। और इस FeO को हम लोग कहते हैं अगलनीय अशुद्धि। अगलनीय, ये हमारा अगलनीय अशुद्धि होता है। यहाँ पे अगलनीय हम लिख रहे हैं, यहाँ पे अगलनीय अशुद्धि होता है आपका, अगलनीय अशुद्धि। दूसरा देखिए होता क्या है आपका कि FeO जो आपका होता है, FeS जो आपका होता है यह आपका 3O2 से अभिक्रिया करता है। या Fe जो आपका S होता है वह 3A2 से अभिक्रिया करके बना लेता है आपका 2FeO प्लस 2SO2। ये देखिए उड़ जाएगा आपका। देखिए ये भी हमारा जो होता है अगलनीय अशुद्धि होता है। अगलनीय आपका यह अशुद्धि होता है। और इसे अगलनीय अशुद्धि यानी FeO को हम लोग गालक SiO2 से अभिक्रिया कराते हैं तो FeSiO3 बनता है जिसे हम लोग कहते हैं धातुमल। एक बार देख लीजिएगा, फिर से हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रगलन। देखिए प्रगलन में हम लोग करते क्या है, तो देखिए प्रगलन में हमारा जो भर्जित अयस्क होता है तो लिखेंगे हम लोग इस विधि में भर्जित अयस्क को सिलिका यानी कि यहाँ पे SiO2 यहाँ लिख सकते हैं SiO2 और कोक को आपस में मिलाकर यानी आपस में मिला लेते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं वाटिया भट्टी में भर दिया जाता है और उसमें देखिए गर्म जो हमारा गर्म उसको गर्म करने पर हमारा अगलनीय अशुद्धि प्राप्त होता है। यानी कि देखिए भर्जित अयस्क को और सिलिका को और कोक को आपस में मिला देंगे और वाटिया भट्टी में डाल दिया जाता है तो हमें अशुद्धि के रूप में FeO प्राप्त होता है। और यह जो आपका अशुद्धि होता है आपका अगलनीय अशुद्धि होता है। और इस अगलनीय अशुद्धि को हम लोग क्या करते हैं कि गालक SiO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो इसके साथ अभिक्रिया आप लोग कराएंगे तो आप लोगों को देखिए प्राप्त होता है धातुमल। और यह जो धातुमल आपका होता है वह FeSiO3 के रूप में देखिए यहाँ पे लिखे हम यहाँ पे प्राप्त होता है आपका। और यह धातुमल जो होता है हल्का होता है जिसके कारण यह वाटिया भट्टी के ऊपर चला आता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि छान कर उसको अलग कर लेते हैं। और देखिए इसे क्या होता है इसमें कि शुद्ध जो धातु होता है आपका वाटिया भट्टी के पेंदी में बैठ जाता है और उसमें देखिए हमको मिश्रण के रूप में Cu2S और FeS प्राप्त होता है। यानी कि होता है उसमें मिश्रण के रूप में जिसे हम लोग मैट कहते हैं। और इस मैट का हम लोग प्रयोग जो होगा बेशुमारीकरण में करेंगे। तो देखिए आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो इसका होगा पार्ट नंबर 2 हम अगले दिन लेकर आएंगे। तो आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो जो आपका है यानी कि जो कॉपर का निष्कर्षण है और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को आप लोग क्या करेंगे कि सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। और काफी यहाँ पे देखिए इस चैनल को आप लोग शेयर करें। शेयर करने से आप लोगों को भी फायदा होगा और हम लोगों को भी फायदा होगा। इसलिए आप लोग ये चैनल जो है आप ही लोगों का है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे इस चैनल को शेयर करेंगे, इस वीडियो को भी आप लोग शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो जो हमारा है यहीं पे समाप्त होता है।